आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंतरिम चुनाव हुए जिसमें अध्यक्ष एक बार फिर हरमीत सिंह कालका बने हैं और इस पूरी अगर बात करें अंतरिम चुनाव में जो पिछले वाली टीम थी वो ही बनी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में एक नाम में बदलाव जो है वो जरूर किया गया है। कालका जी, पहले तो आपको बधाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, दोबारा एक बार फिर टीम चुनी गई है आपकी, क्या रोड मैप है आने वाले दिनों का? देखो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो मेन काम है, अपने गुरुधामों की सेवा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने एजुकेशन को आगे लेके जाना बच्चों का, क्योंकि ये अदारे हमारे अंडर आते हैं, चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो जिस तरीके से चल रही हैं उनको और आगे बड़े तरीके से उनको लेके जाना, उनमें डेवलपमेंट करनी। हॉस्पिटल हमने अभी शुरू किया है, उसके अंदर रोज़ के रोज़ नया इजाफा। आज भी हमारी शाम को मीटिंग है अपोलो के कई डॉक्टर्स के साथ कि हम इनके लिए बच्चों लोगों के लिए और क्या सुविधाएं दे सकते हैं। सो ये इस हॉस्पिटल को पूरी तरह आगे लेके जाना, क्योंकि अभी फेसेस में शुरू किया जा रहा है, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी हमारे धर्म के प्रचार प्रसार की। और 350 साल शताब्दी आ रही है गुरु तेग बहादुर साहब की, इसको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये एक ऐसी शहादत है जिसने, जो दुनिया के अंदर ऐसी कोई शहादत नहीं हुई जो दूसरे के धर्म को बचाने के लिए की गई हो, और इस शहादत को घर घर तक पहुंचाना, आज लोगों को बताना है कि आज लोगों के जो जिन्हों में जात के अपने मंदिर में मत्था टेकते हैं, अगर वहाँ वो मंदिर के आज दिए जल रहे हैं तो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की वजह से। सो ये हमारा काम रहेगा कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को हम घर घर तक पहुंचाने में सफल हो सके। गुरु तेग बहादुर साहब की आपने बात करी, उसको लेकर किस तरीके के प्रोग्राम जो है वो किए जाएंगे? क्या सरकारों के साथ भी तालमेल जो है वो किया जा रहा है? देखो, सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। आज भी 3 बजे की मीटिंग रखी है जो मिनिस्टर साहब है कपिल मिश्रा जी ने, और उन्होंने इसी के ऊपर प्रोग्राम रखे हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी बुलाया, और भी दिल्ली के और इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, सिख दर्दियों को बुलाया, ताकि सरकार अपने लेवल पे करे। क्या रूपरेखा बनती है वो उनका अपना लेवल है, मगर हम जो है कि जहाँ पर भी गुरु साहब के चरण छोह प्राप्त हुए हैं उन स्थानों से नगर कीर्तन जो दिल्ली में आने की हम लोगों ने हमसे बात किया, उनको वेलकम करेंगे। नगर कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे, सर्वधर्म सम्मेलन के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, सेमिनार्स रखे जा रहे हैं। हमने प्रिंसिपल्स की अभी मीटिंग बुलाई है, उनको जो स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रेरित किया जाए, और बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि दिल्ली की सारी सिंह सभाओं को हम इकट्ठा करके सबसे पहले उनसे सुझाव लेंगे कि क्या हम एक्स्ट्रा ऐसा और कर सकते हैं ताकि इसका प्रचार प्रसार करें। दिल्ली के जितने भी धार्मिक स्थान है गुरुद्वारों के अलावा, और उन लोगों के प्रधानों को भी बुला के उनसे बात की जाए, ताकि ये जो मैंने आपको एजेंडा बताया कि हर घर में, हर मंदिर में इसका प्रचार प्रसार। स्कूलों की आपने बात करी, स्कूल को लगातार टीचरों को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, लगातार पैसे देने की बात जो है कोर्ट की तरफ से कही जा रही है। क्या केस किस तरीके का चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या लगता है कि दिल्ली कमेटी पैसे टीचरों को देगी? तकरीबन स्कूलों के अंदर 1200-1300 का स्टाफ है, और आप जाके किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हो कि उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, जो स्टाफ है उसको पिछला बकाया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मगर इतना बड़ा बैगेज जो कर्जे का छोड़ के गए हैं सरदार परमजीत सिंह सरना, सरदार मनजीत सिंह जी के, उसको उतारने के लिए, क्योंकि 7th पे कमीशन है और जो एक्सेस स्टाफ था उनको लेके साथ साथ चल जो हमें मुश्किलें आई हैं उसके साथ साथ हम इसको पूरा कवर अप भी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा एक स्टाफ का मेंबर नहीं कह सकता कि हमें तनख्वाही नहीं मिल रही प्रॉपर टाइम के ऊपर, हमारे बकाया नहीं हमें राशि मिल रही हैं। जो हमने आज तक के शेड्यूल्स कोर्ट में दिए हैं, एक एक शेड्यूल के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और जो हमने अगला शेड्यूल भी दिया है, ताकि जो उनका बकाया है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम फ्रेश चाहिए, टाइम होगा सारा कुछ उतर जाएगा। और ऐसे लोग अगर ये जो ऑपोजिशन वाले इसको जो बोलते रहेंगे, और उससे उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है स्कूलों की उसमें स्ट्रेंथ के ऊपर जो शॉर्टफॉल होता है, ये जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उसका हमें प्रॉब्लम रहती है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। पैसे देने के बावजूद भी कोर्ट से फटकार क्यों लगती है मौजूदा कमेटी को? देखो, फटकार और एक डिसीजन में बड़ा फर्क होता है। लफ्ज गलत है कि फटकार लगती है। कोर्ट हमेशा जो है स्टाफ का हक के बारे में बात करेगा, और ये हक उनका जायज हक भी है, हम उसको बुरा तो मानते नहीं है। मगर जो बैगेज है, जो पुराना बैगेज है,
इसके ऊपर उसको क्लियर करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है, और जब टाइम हम आप मांग रहे हैं, शेड्यूल्स दे रहे हैं, तो स्टाफ को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और स्टाफ कोऑपरेट करेगा तो सब कुछ स्मूथली निकल जाएगा। नहीं होगा तो हमको भी वो सख्तियाँ बरतनी पड़ेंगी जो हम नहीं चाहते कि पिछले समय से जो हमने स्टाफ को लीनियंसी बरती है। अगर अब कोई ऐसी बात होगी तो वो भी हम करेंगे। अच्छा, मेरा इस मुद्दे को लेकर आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा है कि खुद अध्यक्ष तानाशाही कर रहे थे, क्या कल को अगर कहे कि हरमीत सिंह कालका तानाशाही कर रहे हैं तो इसको कितना जायज रहेगा ये? देखो 2022 में मेरे को अध्यक्षता मिली और आज 2025 है। अगर मेरे पे तानाशाही का कोई इल्जाम लगता तो यूनानिमसली 38 मेंबर मेरे को वोट नहीं डालते। 38 के 38 मेंबरों ने मेरे को यूनानिमसली अनअपोज जिताया है। इसका मतलब है अगर तानाशाही का एक भी बंदा होता तो वहाँ खड़े होकर बोल सकता था। आज के बाद क्या होता है भगवान को पता हो, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि जो दिमाग खराब होते टाइम नहीं लगता। पता नहीं शाम तक कोई ऐसी बात हो तो मैं तो गुरु चरणों में ये अरदास करता हूँ कि कोई ऐसा समय आने से पहले मेरे को यहाँ से हटा ले। अच्छा कालका साहब, जिस तरीके से चुनाव हुए, विपक्ष कह रहा है कि ये सरकारों का इंटरफेयर जो है वो गुरुद्वारा कमेटी के अंदर है, किस तरीके से देखते हैं आप इस आरोप को? देखो आप मीडिया के लोग हैं, आप ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि सरकार का इसमें क्या रोल रहता है। सरकार को आप बार बार अपील कर रहे हो कि जी हरमीत सिंह यहाँ बैठ के इलेक्शन नहीं करा रहा, और मैं इनको बार बार आपके मीडिया के ऊपर बोल रहा हूँ कि जो इलेक्शन है वो मेरे हाथ में नहीं है। ये इलेक्शन एलजी साहब को डिक्लेयर करनी है, और एलजी साहब जो है डायरेक्शन गुरुद्वारा इलेक्शन के जो डायरेक्टर है उनको देंगे। वो ही प्रोसेस हुआ क्योंकि केस चल रहा था 2 लॉटरी वाली टिकटों के ऊपर, और जिस दिन उस केस का फैसला होता है एलजी साहब के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं रह गया कि इसको आगे एक्सटेंशन दी जाए, और 30 जनवरी तक का उनका ऑलरेडी टाइम दे रखा था, 30 जून तक का। 30 जून से पहले उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए हमसे ना कोई पूछा, ना कोई सलाह की, ना हमसे कोई बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारी जब हम कोई ऐसी अटकलें रह नहीं गई, उन्होंने चिट्ठी निकाल दी, हमने उसका स्वागत किया। जिनके पास नंबर्स नहीं थे, मेंबर्स नहीं थे, उन्होंने उसके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी, उसको बायकॉट का नाम दिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।